क्या आप लोगों को मालूम है सिर्फ एक बादशाह ने 95% सुन्नी ईरान को शिया ईरान में चेंज कर दिया। आज सुन्नी इस्लाम के मशहूर तरीन स्कॉलर्स इसी सल्तनत फारिस से ताल्लुक रखते थे। मसलन इमाम अबू हनीफा जो कि हनफी मजहब के मुजिद थे। तो आखिर 16वीं सदी में ऐसा क्या हुआ कि सुन्नी अक्सरियत रखने वाले ईरान, अजरबैजान, इराक, शाम और लबनान शिया मेजॉरिटी में तब्दील हो गए। और वो कौन सा दौर था जिस जमाने में मस्जिदों और मज़ारों से सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के खिलाफ नाज़ेबा जुबान इस्तेमाल की जाती थी। मैं हूं अरबाज खान, यू आर वॉचिंग माई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स डाइव इन। जब 632 ईस्वी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो अरब खित्ते से मुत्तसिल दो अजीम सल्तनतें, सल्तनत रोम और पर्शियन एम्पायर की तरफ मुसलमानों ने रुख किया। मुसलमानों ने पै दर पै जंगें जीती। रोमन एम्पायर को भारी नुकसानात उठाने पड़े, हत्ता कि फलस्तीन, शाम, उर्दन और मिस्र जैसी अमीर रियासतें मुसलमानों ने हासिल कर ली। ये इलाके खोने के बावजूद रोमन एम्पायर उतनी ही मजबूत थी और अगले 800 सालों तक आधी दुनिया पर रोमन्स की हुकूमत बरकरार रही। लेकिन दूसरी तरफ पर्शियन एम्पायर इतनी लकी नहीं थी। पर्शियन एम्पायर जंगों और प्लेग्स की वजह से बहुत ही कमजोर पड़ गई थी और अगले 50 सालों में दो बड़ी जंगों के नतीजे में पूरी सल्तनत फारिस ततर बतर हो गई। वो इलाके जहां पर कभी फारसी हुकूमत करते थे अब मुसलमानों के कब्जे में थे। शाम, उर्दन, फलस्तीन और मिस्र जैसे इलाके जो कि मुसलमानों ने रोमन से हासिल किए थे, वहां पर तो इस्लाम बहुत जल्दी फैला। और शायद उसकी वजह यह भी थी कि इन इलाकों के लोग सकाफत और इक़दार के लिहाज से अरबों से बहुत करीब थे। लेकिन फारसी चूंकि अपनी एक अलहदा शनाख्त रखते थे, इसीलिए आने वाले काफी अरसे तक उन्होंने अपनी शनाख्त बरकरार रखी और आने वाले कई सौ सालों तक वो अपने मजहब पर कायम रहे। यानी मुसलमानों ने उनकी तारीख और सकाफत को मिटाने की कोशिश नहीं की, जैसा कि ओरिएंटलिस्ट या इस्लाम से नफरत करने वाले लोग क्लेम करते हैं। अब क्योंकि इस्लाम और मुसलमानों का मकसद सिर्फ जमीन हासिल करना नहीं था, इसलिए उन्होंने फारिस के तूलो अर्ज में तबलीग करना शुरू कर दी और ये तबलीग कुछ हद तक कामयाब भी रही, क्योंकि पारसी जिन अकायद पर कायम थे वो इस्लाम से काफी मिलते जुलते थे। मसलन पारसी औरा मजदा नामी एक खालिक पर यकीन रखते हैं और एक बुरी रूह आहन पर भी यकीन रखते हैं जो बिल्कुल इस्लाम में शैतान से मुमासलत रखती है। खैर, अगर हम डिटेल्स में जाएंगे तो तारीख कंगालने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। इस्लाम के पर्शियन एम्पायर में पहुंचने के बाद मैथमेटिक्स, इल्म नजूम, तिब, थियोलॉजी, इन सब फील्ड्स में बहुत ज्यादा तरक्की हुई और इसी दौर को इस्लाम का सुनहरी दौर भी कहा जाता है या गोल्डन एज ऑफ इस्लाम। इसी दौर ने हमें इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इब्न सीना, अल गजाली, अल तबरानी और अल तिरमिज़ी जैसे स्कॉलर्स दिए। लेकिन हर अरूज को जवाल है। 13वीं सदी के वस्त में मंगोलों ने बगदाद पर हमला किया और बगदाद के रास्ते में आने वाले तमाम शहरों को उजाड़ दिया। सिर्फ बगदाद में 8 लाख लोगों का कत्लेआम किया गया। हलाकू खान ने तो फ्रांस के किंग लुई को लिखे गए लेटर में यह एतराफ किया कि 2 लाख लोग उन्होंने मारे। तैमूरी मंगोलों के ही मुस्लिम वारिस थे और वो तारीखी तौर पर फारिस के इलाके पर काबिज थे। ऑटोमन्स की हुकूमत तो चलती रही, लेकिन तैमूरी भी आहिस्ता आहिस्ता कमजोर पड़ते गए। एक दफा फिर फारिस में ताकत का खला पैदा हुआ और इस खला को पुर करने के लिए एक नया हुक्मरान खानदान सामने आया जो कि सुन्नी ईरान को मुस्तकबिल में शिया ईरान में तब्दील करने वाला था। अब ऐसा नहीं था कि पहले शिया इन इलाकों में मौजूद नहीं थे। टुकड़ों की सूरत में शिया सल्तनत उस्मानिया और तैमूरी सल्तनत दोनों में मौजूद थे, लेकिन कभी भी उन्हें अपनी एक स्टेट नहीं मिली थी। लेकिन साल 1500 ईस्वी में एक 12 इमामों पर यकीन रखने वाले शिया शहजादे शाह इस्माइल द फर्स्ट ने 7000 तुर्क शियान को यकजा किया और बाकू जो आज अजरबैजान का दारुल हुकूमत है उस पर कब्जा कर लिया। वहां से शाह इस्माइल ने अपनी फतुहात का आगाज किया और जल्द ही पूरे फारिस पर कब्जा कर लिया। ये नई सल्तनत सफवी सल्तनत कहलाई। शाह इस्माइल ने इस सल्तनत का ऑफिशियल मजहब इमामिया या 12 इमामों पर यकीन रखने वाले शिइज़्म को बना दिया। यहाँ पर हमें मुख्तलिफ ओपिनियन सुनने को मिलती है। कुछ लोग ये कहते हैं क्योंकि पूरी दुनिया में 12 इमामों पर यकीन रखने वाले शिया ज्यादा थे, इसलिए खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता ये मजहब ऑफिशियल मजहब बन गया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इमामिया शिइज़्म को ईरान की सुन्नी अवाम पर जबरदस्ती थोपा गया। और अगर हम हिस्ट्री के न्यूट्रल सोर्सेज पर नजर डालें तो दूसरे क्लेम में ज्यादा वजन है, क्योंकि शाह इस्माइल द फर्स्ट ने सुन्नी स्कॉलर्स को 2 ऑप्शंस दिए कि या तो वो कन्वर्ट हो जाएं, यानी कि शिया बन जाएं, या फिर उस इलाके से निकल जाएं। अगर नहीं निकलेंगे तो उन्हें मौत को गले लगाना होगा। दूसरे इलाकों से शिया स्कॉलर्स इंपोर्ट किए गए और सुन्नी स्कॉलर्स की जगह अपॉइंट कर दिए गए। सुन्नियों की मसाजिद को तबाह किया गया और तमाम वो इकदामात जो पहली हुकूमतों में किए गए थे वापस ले लिए गए। शाह इस्माइल के दौर में ही रियासती सतह पर मसाजिद और मज़ारों में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के खिलाफ नाज़ेबा जुबान इस्तेमाल की गई और वहीं से ये सिलसिला शुरू हुआ। और ये सिलसिला 1722 ईस्वी में जब सफवी दौर का खात्मा हुआ तब तक जारी रहा। ईरान, अजरबैजान और मुल्हिका इलाकों में ज्यादातर लोग शिया मजहब अपना चुके थे। आज वही ईरान और अजरबैजान जो कभी 95% सुन्नी अवाम पर मुश्तमिल था, मेजॉरिटी शिया नेशंस में तब्दील हो चुका है और ये सब
شاہ اسماعیل the first کے دور میں شروع ہوا۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ شاہ اسماعیل نے آخر ایسا کیوں کیا۔ ایک تو شاہ اسماعیل کا تعلق 12 اماموں پر یقین رکھنے والے سلسلے سے تھا، اسی لیے شاید ان کی اپنی پرسنل خواہش ہو کہ عوام بھی اسی چیز پر بلیو کریں جس پر ان کا حکمران کرتا ہے۔ لیکن اس سے زیادہ جو لاجیکل بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ صفوی سلطنت کو اس وقت جو سرحدیں لگتی تھیں وہ تھی آٹومن امپائر کی، اور آٹومن امپائر کا مسلک سنی اسلام تھا۔ تو صفویوں کے لیے یہ بہت ہی خطرے کی بات، کیونکہ آٹومنز جو کہ اتنے سالوں سے حکومت کر رہے تھے وہ صفوی سلطنت میں موجود سنیوں کو انفلوئنس کر سکتے تھے، اور شاید اسی لیے شاہ اسماعیل یہ چاہتے تھے کہ ان کی سلطنت میں کم از کم کوئی سنی موجود نہ ہو، یا وہ دھڑے موجود نہ ہو جو کہ آٹومن امپائر کی ایما پر صفویوں کو حکومت سے ہٹا سکیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ شاہ اسماعیل چونکہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے تھے تو وہ سنیوں کے مذہب کے ہی خلاف تھے، یا وہ انہیں مسلمان ہی نہیں مانتے تھے۔ آٹومنز کے دور میں بھی ایسے کئی واقعات ہوئے جہاں پر شیعوں کا قتل عام کیا گیا۔ اسی لیے حال میں بیٹھے ہوئے جب آپ تاریخ کو پرکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اکثر اختلافات جو آج سنیوں اور شیعوں کے درمیان موجود ہیں وہ مذہبی سے زیادہ پولیٹیکل تھے۔ اللہ حافظ۔